आइए मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग पुनः संस्कृत के एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है उपसर्ग, इसी के साथ हम लोग मिलते हैं। क्योंकि उपसर्ग से बिहार बोर्ड में लगभग 2 से 5 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो हिंदी और संस्कृत दोनों में पूछे जाते हैं, यह मैंने सोचा कि इसको भी आप लोग को बताया जाए, ताकि परीक्षाओं में एक एक अंक बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं हम लोग के साथ जुड़ने के लिए। आपका जो स्नेह मिल रहा है वह बहुत ही हम लोग के लिए कारगर साबित हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार आपका स्नेह हमें मिलता रहे और हम लोग उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ते रहें। आइए कुछ अच्छी बातें, जिसमें एक कवि का कहना है, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। सफलता बहुत कड़ी वस्तु होती है जो एक दिन में तो नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। जब हम निरत और निरंतर एक अच्छे उत्साह के साथ, सकारात्मक सोच के साथ यदि सही दिशा में बढ़ते गए तो सफलता कभी दूर नहीं होती है। कहा गया है कि कभी भी हमें निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है, झिलमिल वह जो दिख रहा है काफ़ी दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। हमें अपने मुकाम को, अपने लक्ष्य को बहुत बढ़िया से हासिल करना है और हमें भी ये सिद्ध करना है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। आइए हम लोग अपने मेन उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है उपसर्ग। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि उपसर्ग क्या है। जैसे नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा है कि उपसर्ग, इसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स, उपसर्ग। उपसर्ग, इसकी परिभाषा की यदि हम बात करें तो उपसर्ग एक ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द की पहले लगकर, यदि हम बात करें उपसर्ग की तो ये कहाँ लगते हैं, तो पहले। वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दे या अर्थ में विशेषता ला दे, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का देखिए 2 काम है। एक तो अर्थ को परिवर्तन कर देना, अर्थ परिवर्तन यानी अर्थ को बदल देता है या अर्थ में विशेषता ला देता है। उपसर्ग 2 काम करता है, या तो उस शब्द के अर्थ को बदल देगा, या अर्थ कभी कभी वहीं रहता है लेकिन कभी कभी अर्थ में कुछ विशेषता ला देता है। पुनः हम लोग एक बार परिभाषा पर देख ले, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दे या अर्थ में विशेषता ला दे, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। आइए हम लोग कुछ उपसर्गों के उदाहरण देखते हैं। जैसे आप जानते होंगे, एक शब्द है हार। हार शब्द के 2 अर्थ हैं। यदि आप इसकी क्रिया की बात करें, यदि क्रिया में इसका अर्थ देखें तो हार का अर्थ होता है हारना,
और यदि संज्ञा में बात करें तो हार का अर्थ हो जाता है गले का हार। आप लोग हार को जानते हैं, इंग्लिश में जिसको हम लोग नेकलेस कहते हैं। तो हार शब्द है, यदि इसमें हम प्र उपसर्ग मिला देते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है प्रहार, जिसका अर्थ हो जाता है वार करना। यदि यही हार शब्द है, यही इसके पहले हम वी उपसर्ग लगा देते हैं तो यह शब्द बनेगा विहार, जिसका अर्थ हो जाता है, विहार शब्द का दो अर्थ होते हैं, एक तो बौद्ध भिक्षुओं को रहने का स्थान और एक होता है दूसरा आनंद। जैसे हम कहते हैं नौका विहार, नौका में बैठ करके जो हम लोग आनंद प्राप्त करते हैं उसको नौका विहार कहते हैं। और विहार शब्द का अर्थ बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए जो स्थान बनते हैं उसे हम विहार कहते हैं। इसी विहार शब्द का तद्भव रूप है जो अपने राज्य का नाम बिहार है। आइए यदि देखें हम हार शब्द यही है, यदि इसके पहले हम आ उपसर्ग लगा देते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है आहार, जिसका अर्थ हो जाता है भोजन। यदि हार शब्द यही है, यदि हम इसमें परि उपसर्ग लगा दें तो नया शब्द बन जाएगा परिहार। परिहार शब्द का अर्थ हो जाता है छोड़ना या त्याग देना। यदि हार शब्द यही है, यदि हम इसमें सम उपसर्ग लगा दें तो एक नया शब्द बनेगा संहार, जिसका अर्थ हो जाता है विनाश। यदि हम देखिए शब्द एक है, लेकिन जैसे जैसे उपसर्ग इसमें लगते गए इन शब्दों का अर्थ बदलते गया। तो ऐसे बहुत से शब्द आते हैं जिसके पहले हम उपसर्ग लगा करके उसके शब्द को अर्थ को बदल सकते हैं या उस अर्थ में विशेषता ला देते हैं। जैसे आगत वर्ड है, एक और इसी से शब्द देखते हैं हम लोग, हार में यदि उप उपसर्ग मिला दें तो एक नया शब्द बन जाता है उपहार, जिसका अर्थ क्या हो जाता है सम्मान, जिसको अंग्रेजी की भाषा में आप लोग गिफ्ट कहते हैं। यदि यही एक दूसरे शब्द की बात करें तो आप जानते हैं एक शब्द है आगत। और इसी में यहाँ पर पहले से ही आ उपसर्ग लगा है, लेकिन यदि एक और उपसर्ग इसमें हम लोग लगा दें शु उपसर्ग तो बन जाएगा यह स्वागत। देखिए आगत शब्द का भी अर्थ होता है आना, लेकिन यदि सु उपसर्ग लगा दें तो इसका अर्थ हो जाता है बढ़िया तरीके से या अच्छे तरीके से आना, स्वागत। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उपसर्ग के दो कार्य हो जाते हैं। पहला, या तो उस शब्द का अर्थ बदलते हैं या अर्थ वहीं रह जाता है, अर्थ में विशेषता ला देते हैं, चमत्कार ला देते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, कभी कभी बिहार बोर्ड में इन उपसर्गों की संख्या पूछी जाती है तो आप याद रखेंगे उपसर्गों की कुल संख्या होती है 22। यदि उपसर्गों की कुल संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है 22 हो जाती है। पूछा जाए कि उपसर्ग कुल कितने होते हैं तो 22। ये उपसर्ग कौन कौन है तो हम ध्यान देंगे प्र, परा, अप, सम, अनु,
औ निस निर दुष दुर वी आंग। आंग का अर्थ होता है आ। नी अधि अपि अति श्रु अभि प्रति परि उप। इस प्रकार यदि हम देखें तो इनको गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। एक और उपसर्ग छूट रहा है, एक उत उपसर्ग छूट रहा है। इस प्रकार देख लें तो उपसर्गों की कुल संख्या 22 हो जाएगी। आप इसे गिन लेंगे। इन उपसर्गों से बिहार बोर्ड में कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको आगे हम लोग देखते हैं। आइए इन उपसर्गों से हम लोग कुछ शब्द बना करके देखते हैं। पहले हमेशा ध्यान रखना है कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं और कहाँ नहीं लग सकते हैं। हमेशा आप ध्यान देंगे, उपसर्ग हमेशा सार्थक शब्दों में ही प्रयोग किए जाते हैं। निरर्थक शब्दों में कभी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे यदि हम पूछ लें प्र उपसर्ग से कौन कौन सा शब्द बन सकता है, तो अभी हम लोग देखे थे कि हार के पहले हार शब्द है और उसमें हम प्र उपसर्ग लगा देंगे तो प्रहार बन जाएगा, तो पहला शब्द प्रहार हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, यदि शासन शब्द है और इसमें यदि हम प्र उपसर्ग लगा दें तो प्रशासन बन जाएगा। यदि योग शब्द है और इसमें यदि हम प्र उपसर्ग लगा दें तो प्रयोग बन जाएगा। तो हमेशा हम ध्यान देंगे कि उपसर्ग उन्हीं शब्दों में लगे जहाँ पर उसका कोई ना कोई अर्थ हो। निरर्थक शब्दों में कभी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। कभी कभी बिहार बोर्ड में पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित शब्दों में किनमें प्रति उपसर्ग या जो भी उपसर्ग का नाम ले नहीं लगा है। आइए हम लोग देखते हैं, यदि हम पूछें, अच्छा कुछ और उपसर्गों का प्रयोग पहले देखते हैं। जैसे परा उपसर्ग का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे जय शब्द है, जय माने जीतना, परा उपसर्ग है, तो यदि हम परा उपसर्ग इसमें लगा दें तो एक नया शब्द बन जाएगा पराजय, जिसका अर्थ हो जाता है हारना। आइए आगे देखते हैं, अधीन शब्द है, परा उपसर्ग यदि उसमें लगा दें तो बन जाएगा पराधीन, जिसका अर्थ हो जाता है दूसरे के अधीन। अधीन शब्द है और परा उपसर्ग लगेगा तो परा का अंतिम अक्षर आ और अधीन का पहला अक्षर अ, दोनों मिलकर के संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि, और बनेगा पराधीन। आइए आगे हम लोग देखते हैं, तो क्रम शब्द है और उसमें परा उपसर्ग लगा दें तो बन जाएगा पराक्रम। पराक्रम माने शौर्य। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये उपसर्ग वाले शब्द है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग उत को लेते हैं हम लोग। उत उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो आप ध्यान दिए होंगे, यदि जो बच्चे संधि का वीडियो नहीं देखे होंगे तो व्यंजन संधि में जा करके वहाँ आप देखिएगा एक सूत्र पढ़ाया गया है, तोरले तवर्गस्य लकारे परे पर्श वर्ण। यदि तो अक्षर के बाद ल आ जाए तो त हलंत का भी ल आदेश हो जाता है और इस प्रकार त का ल हो जाता है। यदि उत उपसर्ग से बात करें तो उल्लास जो शब्द है
वो उत उपसर्ग से ही बना है। यदि उल्लेखा की बात करें तो यह उत उपसर्ग से ही बना है। यदि उज्ज्वला की बात करें तो यह भी उत उपसर्ग से ही बना है। तो इस प्रकार देखते हैं बहुत से बच्चे इसमें ऊहापोह की स्थिति में रहते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि सर त का ल कैसे हो गया, त का ज कैसे हो गया, ये समझा दीजिए। तो इसीलिए हमने कहा आपसे कि इसके लिए आपको संधि में जाना होगा और संधि में जा कर के एक वीडियो डाला हुआ है विसर्ग व्यंजन संधि का, उसमें आप जा कर के उन सूत्रों को देखिए। एक सूत्र पढ़े होंगे तोरली और दूसरा सूत्र है अस्तुश्चुनाश्चु सकार तवर्गयो शकार च वर्गाभ्याम जो कि शकार च वर्गौस्तः। उसी दोनों सूत्रों से यहाँ पर तोरली से त के स्थान पर ल होता है और स्तुश्चुनाश्चु सूत्र से त के स्थान पर ज हो जाता है। इन्हीं दोनों सूत्रों का यहाँ पर प्रयोग होता है। आइए हम लोग एक दूसरा देखते हैं उपसर्ग, जैसे नीर उपसर्ग है। इससे तो आप बना भी सकते हैं। नीर से इस र का क्या हो जाएगा, रेफ हो जाता है, जैसे निर्जनः। दुर्जनः, नहीं निर उपसर्ग से बनाना है तो निर्जलः। निर्धनः, निर्मलः। यहाँ पर हम देखते हैं कि र हलंत का रेफ हो जाता है। यदि हम बात करें शब उपसर्ग की तो आप पुनः आपसे एक निवेदन मैं करूँगा कि आप यदि इस सम उपसर्ग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप पुनः व्यंजन संधि का जो वीडियो दिया गया है उसमें जाकर के आप एक सूत्र पढ़ेंगे मूनुस्वारः। वहाँ पर कहता है कि म हलंत के बाद यदि कभी भी व्यंजन वर्ण आता है तो म का अनुस्वार हो जाता है। इसी से सम उपसर्ग से बनता है सम धन सार संसारः। इससे हम बात कर दें कि संयोगः, संस्कारः, संस्कृति, संस्कृतः, ये सभी शब्द जो है सब उपसर्ग से बने हुए हैं। आइए कुछ और हम लोग उदाहरण देखते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं आ उपसर्ग की, जिसका नाम है आंग। ध्यान देंगे आंग उपसर्ग जो है इसमें आ ही बचता है, न हलंत का लोप हो जाता है, आ उपसर्ग है यह। जैसे इससे बनने वाले शब्दों की बात की जाए तो आजीवनः, आमरणः, आगतः, आगमनः, इस तरह के उदाहरण होंगे। एक उपसर्ग है अपि। ये जितनी भी महत्वपूर्ण उपसर्ग है वो आपको बताया जा रहा है। देखिए अपि एक ऐसा उपसर्ग है जिसका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से होता है। आप जानते भी हैं अभी एक अव्यय भी है। अपि का अर्थ क्या होता है, भी। तो यह जो अपि है ये वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो जाता है। लेकिन फिर भी यदि इससे आपको कुछ शब्द बनाना हो तो आप लिखेंगे अपिहितम, अप्यधिकम,
तो ये सब अपी उपसर्ग से बना है। अब आइए हम लोग कुछ इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं पीपीटी के माध्यम से। आइए उन प्रश्नों को आपको हम बताते हैं। आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, कुछ एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। कह रहा है कि उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी भी शब्द के पहले आकर के उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, अथवा वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो आइए हम लोग अभी पढ़े हैं कि उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दे या अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अधिराज शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए आप लोग। यदि प्रश्न की जाए कि अधिराज शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो आप निसंदेह कहेंगे कि सर इसमें तो अधि उपसर्ग लगा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न। यदि संग्रह शब्द की बात की जाए तो इसमें बताइए आप लोग थोड़ा सा सोचकर, संग्रह में कौन सा उपसर्ग है। यहां हम देखते हैं कि आपको अभी हम बताए हैं कि संग्रह में म का अनुस्वार हो गया है और ग्रह में सम उपसर्ग लगा देंगे तो संग्रह बन जाएगा। यहाँ देखिए संग भी दिया है, संग भी दिया है, स भी दिया है। ये तीनों एग्जाम्पल, तीनों जो ऑब्जेक्टिव है ये नहीं होंगे और इसका सही उत्तर होगा सम। म को अनुस्वार कर दिया जाता है। आइए अगला शब्द देखते हैं। अथाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो आप बिना देरी किए बता देंगे कि सर इसमें अ उपसर्ग है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो आप संधि यदि पढ़े होंगे तो आप बहुत ही सटीक उत्तर देंगे, अन्यथा हो सकता है कि आपका उत्तर गलत हो जाए। अत्यंत में हमेशा ध्यान रखेंगे अति उपसर्ग लगा हुआ है, अति धन अंत अत्यंत बन जाता है। यहाँ पर यण संधि हो जाती है और ई के स्थान पर यह आदेश हो जाता है और आधा तो होगा, ई की जगह पर यह हलंत आदेश हो जाता है और अंत हो जाता है। यह बन जाता आधा तो यह आकर के अंग से मिल जाता है तो अत्यंत बन जाता है। अति धन अंतः अत्यंत, यही अति उपसर्ग लगाया। आइए हम लोग अगले प्रश्न की बात करें। परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है। देखते हैं कि किसका उत्तर सही होता है। इसमें यदि हम बात करें परा उपसर्ग की तो आप बिना देरी किए बता देंगे कि सर पराभव शब्द है। भव भव विभव पराभव कारिणी माँ दुर्गा को कहा गया है। आइए अगले हम लोग शब्द की ओर बढ़ते हैं। सुजान शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो आप कहेंगे सर इसमें तो सु उपसर्ग लगा, ये तो पहले ही दिख रहा है। सु जो धन आगत स्वागत, सुधन जल सुजल। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अजान शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए। अजान शब्द में, तो अजान शब्द में क्या अजा उपसर्ग है तो नहीं, अज उपसर्ग है जी नहीं, अज उपसर्ग है हलंत लगा नहीं, अ उपसर्ग है जी बिल्कुल सही, अ उपसर्ग है। इसमें जान शब्द में अ उपसर्ग लगा दिए हैं, अजान बना है। आइए अगले प्रश्न की ओर। अनुकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो यहाँ आप बिना देरी किए बता दें अनु उपसर्ग लगा है। कुल शब्द के पहले अनु उपसर्ग है। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं कि विमुख शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए और आप बताइए कि विमुख में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर यदि देखिए कुछ एलिमिनेट करने का भी प्रयास आप करें तो यदि विमो को छाट दें तो ख बचता है। क्या ख शब्द का अर्थ है? तो यदि ख शब्द का अर्थ नहीं है, ख शब्द का वैसे अर्थ भी है, खम नहीं होता आकाश, परंतु यहाँ पर
वी में उपसर्ग लगाने से ख का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वी उपसर्ग है, वी को हटा दीजिएगा तो मुख शब्द का अर्थ हो जाएगा, और इस प्रकार विमुख में वी उपसर्ग है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परिजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आप कहेंगे सर इसमें तो परि उपसर्ग दिख रहा है, जन शब्द के पहले परि उपसर्ग लगा है। आइए हम लोग अगले प्रश्न को यदि देखें, वियोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आप लोग बताइए। वियोग शब्द, अभी इसके पहले वाले प्रश्न में हम लोग चर्चा किए थे, विमुख शब्द था तो उसमें वी उपसर्ग था। यहाँ वियोग शब्द है, योग के पहले वी उपसर्ग लगा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वी उपसर्ग लगा है। आइए यदि अगले प्रश्न की बात करें हम, तो आमरण में पूछ रहा है कि कौन सा उपसर्ग है। देखिए इसको हम लोग हम बताए, आजीवन, आमरण, आजन्म, इस सब में कौन सा उपसर्ग है? तो आ उपसर्ग लगा हुआ है। मरण शब्द के पहले आ उपसर्ग है, आमरण। आमरण मतलब मरण पर्यंत, मरण तक, जब तक हम मरे नहीं तब तक की बात कहा जाए तो आमरण होता है। जैसे आमरण अनशन, जब तक मरे व्यक्ति नहीं तब तक अनशन यदि की जाए तो उसको आमरण अनशन कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर। अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हम देखते हैं अधि उपसर्ग लगा हुआ है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न है निह, उपसर्ग के योग से बना शब्द है। अब आप इसमें देखिए और बताइए, निह शब्द से कौन सा उपसर्ग बना है? उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बना है? तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो निःशुल्क जो शब्द है ना, यह नि उपसर्ग से बना है, निह उपसर्ग से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अवकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आप इसको एक बार अपने से बनाने का प्रयास करेंगे। पूछा जाए कि अवकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आप वे हिचक कहेंगे सर इसमें तो अ उपसर्ग दिख रहा है। तो बहुत अच्छी बात है यदि आप इसको समझ पा रहे हैं। तो परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है बताइए। यदि बात की जाए परिश्रम की तो हम तो देखते हैं इसमें एक शब्द है श्रम, इसके पहले लगा हुआ है परि उपसर्ग। तो इस प्रकार हम देखें ए नंबर में परि उपसर्ग दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में, तो ये नंबर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें पराजय, देखिए हम लोग इसको पढ़ लिए हैं। पराजय, जय के पहले यदि परा उपसर्ग लगा दे तो पराजय बन जाता है। यदि इस प्रकार हम देखें तो परा उपसर्ग लगा हुआ है, पराधीन और पराजय। अगले शब्द की ओर अगले प्रश्न की बात करें प्रदर्शन में कौन सा उपसर्ग है? तो आप देखते हैं दर्शन शब्द है, इसमें प्र उपसर्ग लगा है, तो प्र उपसर्ग सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। आइए इस उपसर्ग का जो सबसे अंतिम प्रश्न है इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? न धर्म इति अधर्म, नए समास है यदि समास की बात की जाए तो। और यदि उपसर्ग की बात की जाए तो धर्म के पहले अ उपसर्ग लगा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आशा हम करते हैं कि उपसर्ग आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कुछ समस्या रह गई हों, कुछ उदाहरण या कुछ ऐसे प्रश्न जो आप पढ़े हों आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे और भेजेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसको लाभ उठाएं और अपने वैसे दोस्तों के पास शेयर कर दें जिनको इससे कुछ फ़ायदा होने वाले हैं, जो इस बिहार बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। तब तक के लिए शुभ विदा। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कामों में हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा व्यस्त रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।